इस वक्त जब हम और आप यहाँ बात कर रहे हैं, भारत के समुद्री तटों के किनारे गगनचुंबी इमारतों के आकार के हजारों लोहे के जहाज तैर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और वो भी दिन रात बिना रुके। एकदम। और अक्सर जब हम किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पर वो बाय नाउ का बटन दबाते हैं ना, तो हमें लगता है कि चीजें बस किसी गोदाम से निकलकर हमारे दरवाजे तक पहुंच गईं। मतलब ये लॉजिस्टिक्स हमें किसी जादू की तरह लगता है। लेकिन असल में ये कोई जादू नहीं है। देखिए, अगर ये समंदर में तैरने वाले दैत्याकार जहाज एक दिन के लिए भी रुक जाए ना, तो देश की अर्थव्यवस्था का पूरा पहिया थम जाएगा। सही कहा आपने। और इसीलिए आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का विषय यही है, भारत के प्रमुख बंदरगाह। हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि ये बंदरगाह कहाँ है, बल्कि हमारा आज का मिशन ये समझना है कि समुद्र किनारे बसी ये विशाल मशीनें काम कैसे करती हैं। और कैसे ये हमारे रोजमर्रा के जीवन को, हमारे देश को चला रही हैं। बिल्कुल। हम जो भी सामान खरीदते हैं, चाहे वो विदेशी मशीनरी हो या कपड़े, वे हम तक कैसे पहुंचते हैं, ये जानना किसी भी जिज्ञासु इंसान के लिए बहुत जरूरी है। इसमें एक बहुत ही दिलचस्प तथ्य है। भारत की तटरेखा लगभग 7,500 किलोमीटर लंबी है। इसका मतलब है कि हमारे पास एक बहुत बड़ा समुद्री फैलाव है। 7,500 किलोमीटर, मतलब ये तो बहुत ही विशाल है। हाँ, और विदेशी व्यापार के नजरिए से देखें तो देश के कुल विदेशी व्यापार का 95% हिस्सा वजन के हिसाब से और 70% मूल्य के हिसाब से इन्हीं समुद्री रास्तों से तय होता है। अरे वाह! मतलब हम जो आसमान में उड़ने वाले कार्गो जहाज देखते हैं, वो असल में व्यापार का एक बहुत ही छोटा और कह सकते हैं महंगा हिस्सा संभालते हैं। असली भारी भरकम काम समंदर की लहरों पर हो रहा है। समझ गया। और प्रशासन के नजरिए से देखें तो इन्हें कैसे बांटा गया है? जो पोर्ट्स, जिन्हें सीधे केंद्र सरकार संभालती है, और दूसरे होते हैं लघु बंदरगाह या माइनर पोर्ट्स, जिनकी जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है ना? एकदम सही। राज्य सरकारें उनका पूरा संचालन देखती हैं। ठीक है, चलिए इसे गहराई से समझते हैं और अपनी शुरुआत वहां से करते हैं जहां से भारत के व्यापार का सबसे बड़ा हिस्सा आता जाता है, यानी हमारा पश्चिमी तट। पश्चिमी तट का इतिहास और कूटनीति दोनों ही बहुत दिलचस्प रहे हैं। बिल्कुल। जब पश्चिमी तट की बात आती है तो सबसे पहला नाम मुंबई बंदरगाह का आता है। ये भारत का सबसे पुराना और व्यस्त प्राकृतिक बंदरगाह है। हाँ, प्राकृतिक होने का फायदा इसे हमेशा से मिला है। मैं तो इसे एक ऐसे पुराने, विशाल और हमेशा जगह रहने वाले थोक बाजार की तरह देखता हूँ। मतलब एक ऐसा बाजार जहाँ सब कुछ मिलता है, चाहे वो पेट्रोलियम उत्पाद हो, भारी मशीनरी हो, रसायन हो या फिर कपड़े भी है, जिसे हम JNPT या न्हावा शेवा कहते हैं। हाँ, जो इस पुरानी व्यवस्था को पूरी तरह से आधुनिक बना देता है। इसे हम मुंबई के बगल में खुला एक आधुनिक हाईटेक मेगा मॉल कह सकते हैं। बिल्कुल। और JNPT भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। इस कंटेनर बंदरगाह की अवधारणा ने पूरी दुनिया के व्यापार का चेहरा ही बदल दिया है। वो कैसे? पहले कैसे काम होता था? अगर हम कुछ दशक पीछे जाएं, तो सामान को बोरियों में, ड्रमों में या खुले में जहाजों पर लादा जाता था। इसे ब्रेक बल्क कार्गो कहते थे। तो इसमें तो बहुत समय लगता होगा। बहुत ज्यादा समय लगता था, सामान चोरी होता था और जहाजों को हफ्तों तक बंदरगाह पर रुकना पड़ता था। फिर एक मानकीकृत लोहे के बक्से का आविष्कार हुआ, जिसे हम शिपिंग कंटेनर कहते हैं। अच्छा, तो JNPT पूरी तरह से इसी कंटेनर तकनीक पर काम करता है। हाँ, वहां सामान खुला नहीं होता, सब कुछ उन बड़े बड़े स्टील के बक्सों में बंद होता है। विशाल स्वचालित क्रेनें आती हैं, एक बक्से को उठाती हैं और बिना किसी इंसानी दखल के उसे सीधे ट्रक या ट्रेन पर रख देती हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि जिस स्मार्टफोन या लैपटॉप का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बहुत मुमकिन है कि किसी ऐसे ही कंटेनर में पैक होकर JNPT की किसी रोबोटिक क्रेन से होकर गुजरा हो। बिल्कुल ऐसा ही होता है। लॉजिस्टिक्स का ये मानकीकरण वाकई अद्भुत है। लेकिन पश्चिमी तट के सारे बंदरगाह सिर्फ तकनीक या सोच समझकर बनाई गई व्यापारिक योजनाओं का हिस्सा नहीं है ना? एकदम सही कहा आपने। और यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि गुजरात के कांडला बंदरगाह, जिसे आज दीनदयाल बंदरगाह कहते हैं, उसकी कहानी बिल्कुल अलग है। हाँ, मैंने भी पढ़ा है कि इसका इतिहास तो किसी आपातकालीन बचाव अभियान जैसा लगता है। बिल्कुल। इसका निर्माण 1950 के दशक में हुआ था और इसका सीधा संबंध भारत के विभाजन से था। विभाजन से पहले उत्तर पश्चिम भारत का पूरा व्यापार कराची बंदरगाह से होता था, जो कि विभाजन के बाद पाकिस्तान में चला गया। हाँ, और उस समय रातों रात भारत के पश्चिमी तट पर एक बहुत बड़ा शून्य पैदा हो गया। लाखों लोग विस्थापित हो रहे थे, अर्थव्यवस्था चरमरा रही थी
और उत्तर पश्चिम भारत को दुनिया से जोड़ने वाला मुख्य द्वार बंद हो चुका था। तो क्या इसका मतलब ये है कि कांडला बंदरगाह का जन्म व्यापारिक नहीं, जी हाँ, बल्कि विशुद्ध रूप से एक भौगोलिक और कूटनीतिक मजबूरी के कारण हुआ था। एकदम उस पूरे इलाके की सप्लाई चेन को टूटने से बचाने के लिए एक नए बंदरगाह की सख्त जरूरत थी। तब जाकर कांडला को बहुत तेजी से विकसित किया गया। और आपको पता है ये एक ज्वारीय बंदरगाह है। ज्वारीय बंदरगाह मतलब टाइडल पोर्ट। लेकिन बंदरगाह का ज्वार भाटे पर निर्भर होने का क्या मतलब है? देखिए, ज्वारीय बंदरगाह की कार्यप्रणाली सीधे तौर पर समंदर के प्राकृतिक चक्र और चांद के गुरुत्वाकर्षण से जुड़ी है। चांद के गुरुत्वाकर्षण से? ये तो साइंस फिक्शन जैसा लग रहा है। इसे आप एक समंदर से चलने वाले एलिवेटर या लिफ्ट की तरह समझ सकते हैं। कांडला के पास पानी की गहराई हमेशा एक जैसी नहीं रहती। जब पानी का स्तर कम होता है तो बड़े जहाज किनारे तक नहीं आ सकते, क्योंकि उनका निचला हिस्सा जमीन से टकरा सकता है ना। बिल्कुल। इसलिए उन जहाजों को गहरे पानी में समंदर के बीच रुककर हाई टाइड यानी उच्च ज्वार का इंतजार करना पड़ता है। जैसे ही उच्च ज्वार आता है, पानी का स्तर ऊपर उठता है और वो जहाज उस पानी की उठी हुई लहर पर सवार होकर बंदरगाह के अंदर दाखिल हो जाते हैं। बिल्कुल, यही प्रक्रिया है। ये तो प्रकृति की शक्ति का सीधा इस्तेमाल है। मतलब जहाज को आगे बढ़ाने और किनारे लगाने के लिए इंजनों के साथ साथ चांद की स्थिति का भी सहारा लिया जा रहा है। हाँ, जहाजों के कप्तान को बाकायदा लूनर कैलेंडर देखकर अपनी टाइमिंग तय करनी पड़ती है। पश्चिमी तट के ऐतिहासिक और हाईटेक बंदरगाहों को समझने के बाद अब रुख करते हैं पूर्वी तट का, जो हमारे उद्योगों और खनिजों की रीढ़ है। पूर्वी तट की चुनौतियां और वहां की कार्यप्रणाली पश्चिमी तट से बिल्कुल अलग है। हाँ, क्योंकि पश्चिमी तट जहां पेट्रोलियम और कंटेनरों के इर्द गिर्द घूमता है, वहीं पूर्वी तट हमारे भारी उद्योगों का केंद्र है। बिल्कुल। आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम बंदरगाह इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। ये भारत का सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह है और नौसेना के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। गहराई का यहाँ बहुत बड़ा इंजीनियरिंग और आर्थिक महत्व है, क्योंकि जहाज जितने बड़े होंगे उनके वजन के कारण उन्हें पानी के नीचे तैरने के लिए उतनी ही ज्यादा गहराई की जरूरत होगी, जिसे हम समुद्री भाषा में ड्राफ्ट कहते हैं। हाँ, ड्राफ्ट। विशाखापट्टनम की ये प्राकृतिक गहराई ही इसे भारी लौह अयस्क और इस्पात उद्योग के लिए एकदम सही जगह बनाती है। और इसी तरह ओडिशा का पारादीप बंदरगाह भी लौह अयस्क और कोयले के निर्यात के लिए जाना जाता है, क्योंकि ये खदानों के करीब हैं। तो ये सीधा सीधा एक लॉजिकल और सस्ता सप्लाई चेन बन जाता है। लेकिन यहाँ पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है जब हम पश्चिम बंगाल के कोलकाता बंदरगाह की बात करते हैं। हाँ, कोलकाता बंदरगाह तो पूरी तरह से एक अलग ही कहानी है। बिल्कुल, क्योंकि जब हम बंदरगाह शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में समंदर की लहरें और खारा पानी आता है। लेकिन कोलकाता बंदरगाह किसी समंदर के किनारे नहीं है, बल्कि समंदर से कई किलोमीटर दूर हुगली नदी पर स्थित है, जो कि इसे भारत का एकमात्र प्रमुख नदी बंदरगाह बनाता है। पर मेरा एक सवाल है, एक प्रमुख बंदरगाह समंदर की बजाय नदी पर, क्या इससे बड़े जहाजों को आने में गहराई की यानी उसी ड्राफ्ट की समस्या नहीं होती होगी? ये तो लॉजिस्टिक्स के हिसाब से एक बड़ी चुनौती लगती है। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। हुगली नदी में गाद जमा होने की समस्या इतनी बड़ी है कि वहां लगातार ड्रेजिंग करनी पड़ती है। ड्रेजिंग मतलब नदी के तल से मिट्टी निकालना? हाँ, ड्रेजिंग का मतलब है नदी के तल से मिट्टी को मशीनों के जरिए एक विशाल अंडर वाटर वैक्यूम क्लीनर की तरह खींचकर बाहर निकालना। बाप रे, ये तो बहुत खर्चीला काम होगा। बहुत खर्चीला है और ये काम 2400 घंटे चलता रहता है। अगर ड्रेजिंग कुछ समय के लिए रुक जाए तो पानी इतना उथला हो जाएगा कि बंदरगाह को बंद करना पड़ेगा। तो फिर इतनी भारी इंजीनियरिंग और खर्चीली प्रक्रिया के बावजूद इसे चलाया क्यों जाता है? क्योंकि इसका ऐतिहासिक और सामरिक महत्व बहुत बड़ा है। नेपाल और भूटान जैसे लैंडलॉक देश जो चारों तरफ से जमीन से घिरे हैं, उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का यही सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है। अच्छा, यानी अर्थशास्त्र और कूटनीति की जरूरतें इतनी बड़ी हैं कि वो भूगोल की कमियों और इंजीनियरिंग की भारी लागत पर भारी पड़ जाती हैं। एकदम सही। विशाखापत्तनम से नेपाल तक सड़क या ट्रेन से भारी सामान ले जाना इतना महंगा पड़ेगा कि नदी के अंदर वैक्यूम क्लीनर चलाना ज्यादा सस्ता और फायदेमंद साबित होता है। क्या बात है। अब अगर हम पूर्व के भारी उद्योगों और खनिजों से निकलकर दक्षिण की ओर चलें, तो वहां हमें मैन्युफैक्चरिंग और कृषि का एक बिल्कुल अलग ही मॉडल देखने को मिलता है। दक्षिण का व्यापारिक और रणनीतिक जाल बहुत विविधता से भरा हुआ है। अगर हम तमिलनाडु के चेन्नई बंदरगाह से शुरुआत करें,
जो कि भारत के सबसे पुराने कृत्रिम बंदरगाहों में से एक है। हाँ, कृत्रिम का मतलब है कि यहाँ कुदरत ने कोई प्राकृतिक खाड़ी या सुरक्षित जगह नहीं दी थी जहाँ जहाज रुक सकें। तो इंसानों ने खुद समंदर के अंदर कंक्रीट के विशाल टेट्रापॉड और पत्थरों की दीवारें खड़ी की, जिन्हें ब्रेक वाटर कहते हैं। ये दीवारें समंदर की तेज लहरों की ताकत को तोड़ देती हैं और आज ये बंदरगाह ऑटोमोबाइल के निर्यात के लिए दुनिया भर में मशहूर है। तो अगर हम इसे आसान भाषा में समझें तो चेन्नई बंदरगाह दुनिया भर की कार कंपनियों के लिए एक विशाल ऑफशोर पार्किंग लॉट की तरह काम कर रहा है। हाँ, बहुत ही सटीक उपमा है। हजारों गाड़ियां कारखानों से निकलती हैं, बंदरगाह पर खड़ी होती हैं और जहाजों में लाद कर दुनिया भर में भेज दी जाती हैं। और अगर हम चेन्नई से केरल के कोचीन बंदरगाह की तरफ आएं तो वो एकदम विपरीत तस्वीर पेश करता है। बिल्कुल, कोचिन अरब सागर से जुड़ा एक प्राकृतिक बंदरगाह है। ये मसालों के व्यापार, पर्यटन और नौसेना के लिए जाना जाता है। मतलब कोचीन प्राचीन मसाला मार्ग और आधुनिक क्रूज पर्यटन का संगम है। और इसके अलावा तमिलनाडु में ही तूतीकोरिन है, जिसे VOC पोर्ट भी कहते हैं। यह दक्षिण पूर्व एशिया और श्रीलंका के साथ व्यापार का, खासकर उर्वरक और नमक का बहुत बड़ा केंद्र है। और कर्नाटक के मंगलुरु बंदरगाह का क्या रोल है इसमें? मंगलुरु कॉफी, लौह अयस्क और पेट्रोलियम के लिए दक्षिण भारत का एक मुख्य व्यापारिक द्वार है। ये पूरा नेटवर्क तो सच में हैरान करने वाला है। और इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगी, कैसे ये बंदरगाह सिर्फ व्यापार नहीं करते बल्कि उस पूरे क्षेत्र के औद्योगिक विकास को आकार देते हैं। मतलब वहाँ के लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर को। हाँ, जहाँ भी एक बंदरगाह बनता है वो अपने आसपास के पूरे भूगोल को बदल देता है। वहाँ सड़कें बनती हैं, रेल की पटरियां बिछती हैं, कारखाने लगते हैं और लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। ये सब सुनकर लगता है कि बंदरगाह वाकई अर्थव्यवस्था का इंजन है। लेकिन क्या होगा अगर ये इंजन हाँफने लगे? हमारे स्रोत कुछ बहुत ही गंभीर समस्याओं की ओर भी इशारा करते हैं। बिल्कुल, हर बड़ी व्यवस्था के साथ कुछ बड़ी चुनौतियां भी आती हैं। तो आखिर इन सब का मतलब क्या है? स्रोतों में टर्न अराउंड टाइम का ज्यादा होना, बढ़ती ट्रैफिक की भीड़, आधुनिक तकनीक की कमी और प्रदूषण जैसी चीजें बताई गई हैं। देखिए, टर्न अराउंड टाइम का मतलब है किसी जहाज के बंदरगाह पर आने, सामान उतारने और वापस जाने में लगने वाला समय। सिंगापुर जैसे विकसित बंदरगाहों में जो काम कुछ घंटों में हो जाता है, भारत के कई बंदरगाहों में उसमें कई दिन लग जाते हैं। और हर फालतू दिन जो एक जहाज समंदर में खड़ा रहता है, उसका किराया लाखों में होता है। बिल्कुल, और ये खर्च अंततः उसी सामान की कीमत में जुड़कर महंगाई के रूप में हम तक पहुंचता है। इसके अलावा कम गहराई और खराब मौसम या चक्रवात का खतरा भी है। तो इन सब बाधाओं को दूर करने का क्या उपाय है? अगर हम इसे व्यापक नजरिए से जोड़कर देखें तो राष्ट्रीय सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए इन बाधाओं को दूर करना बहुत जरूरी है। और यहीं एंट्री होती है सागरमाला परियोजना की। सागरमाला परियोजना? हाँ, इसका लक्ष्य है बंदरगाहों का आधुनिकीकरण करना, परिवहन लागत में कमी लाना और तटीय क्षेत्रों में रोजगार और विकास को बढ़ावा देना। यानी सागरमाला परियोजना ठीक वैसी ही है जैसे किसी पुराने 3G नेटवर्क को 5G में अपग्रेड करना, ताकि डेटा या इस मामले में कहें तो कार्गो और ट्रैफिक बिना रुके और तेजी से बह सके। एकदम सही समझे आप। इसमें सिर्फ बंदरगाहों को गहरा या आधुनिक नहीं किया जा रहा है, बल्कि अंदरूनी कारखानों तक जाने वाली सड़कों और रेलवे लाइनों को भी ऐसा बनाया जा रहा है ताकि ट्रैफिक कहीं भी न फंसे, ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारे उत्पाद सस्ते और प्रतिस्पर्धी बने रहें। इस पूरे गहन विश्लेषण को अगर हम समेट कर देखें तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि हमारे दैनिक जीवन का हर हिस्सा इन बंदरगाहों से होकर गुजरता है। बिल्कुल, चाहे वो सुबह पीने वाली मंगलुरु की कॉफी हो, चेन्नई के कारखानों से निकली कोई कार हो या फिर कांडला और मुंबई से आने वाला कोई रसायन। ये केवल जहाज़ों के रुकने की जगह नहीं है, ये देश के भाग्य को तय करने वाले आर्थिक द्वार हैं। मैं पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। वो क्या? स्रोतों में मौसम और चक्रवात को बंदरगाहों के लिए एक बड़ी चुनौती बताया गया है। जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन के कारण समंदर का जल स्तर बढ़ रहा है और चक्रवातों की तीव्रता तेज हो रही है। ये तो एक बहुत ही डरावना विचार है। हाँ, तो सवाल ये है कि आने वाले 50 सालों में हमारे ये ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण बंदरगाह अपना वजूद कैसे बचाएंगे? क्या भविष्य में हमें बंदरगाह की पूरी परिभाषा और उनके डिजाइन को सिरे से बदलना पड़ेगा? ये वाकई एक ऐसा विचार है जो सोचने पर मजबूर कर देता है।
जिन लहरों के सहारे ये बंदरगाह आज अर्थव्यवस्था पर राज कर रहे हैं, क्या भविष्य में वही लहरें इनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएंगी? यही हमें सोचना है। बिल्कुल। श्रोताओं, हम चाहेंगे कि आप भी इस विचार पर जरूर सोचें। हमारे आज के इस गहन विश्लेषण ने बस इतना ही। अगली बार जब आप समंदर किनारे जाएं या कोई विदेशी सामान खरीदें, तो इस अदृश्य दुनिया को जरूर याद रखें।